जो छत के ऊपर बना हुआ है, उसमें परिवार के 4 लोग रहते हैं। भाई, बहन और एक लड़की और उसकी माँ, जो सिलाई करती है, लोगों की साड़ियों पर फॉल रखती है और अपने बच्चों का भरण-पोषण करती है। इस लड़की का जो पिता है, वो बचपन में ही जब स्कूलिंग में थी, यानी कि 8वीं 7वीं क्लास में थी, तभी हार्ट अटैक से इनके पिता नहीं रहते हैं और वो माँ अपनी मेहनत से अपने बच्चों को बड़ा करती है, पढ़ाती है। ये लड़की बनती है आईएएस, आईपीएस बिना किसी भी कोचिंग के, बिना किसी की मदद से, सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी से। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उन बच्चों के लिए जो बच्चे कहते हैं हमें ये सुविधा नहीं मिली, नहीं तो हम आईएएस बन जाते, नहीं तो हम ये नौकरी पकड़ लेते। उनके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल एक बच्ची ने रखा है, बहुत लोगों को इससे सीख मिलेगी। आज की कहानी को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपके अंदर एक जज्बा आएगा, वाकई में बच्चा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने हरियाणा के महेंद्रगढ़ की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, जिस कहानी को सुनकर आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। कहानी शुरू होती है महेंद्रगढ़ के एक छोटे से इलाके से, एक छोटे से परिवार से। एक छोटा सा घर जिसमें छत पर एक कमरा बना हुआ है और उसी के आगे एक खुली रसोई है। वहां पर चूल्हे पर रोटी बनती हैं और उस कमरे के अंदर पूरा परिवार रहता है। एक परिवार में एक भाई है, 2 बहनें हैं। बड़ी बहन है, बड़ी बहन जो कि बहुत ही मेहनती है, बचपन से ही सरकारी स्कूल में पढ़ती है। जब वो 8वीं क्लास में थी तो बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूटता है। उस समय उनके पिता की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है और उसके बाद पूरा परिवार बेसहारा हो जाता है। उस समय बच्चे बहुत छोटे थे, अकेली माँ रह जाती है। ये कहानी मैं आज इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि एक लड़की जिसने अपने पति को मारकर ड्रम में सीमेंट में चिन दिया, उसी की वजह से बहुत सारी रील्स हमारे सामने आ रही हैं। बहुत लोग कह रहे हैं लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा गलत है। लेकिन वहीं ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो इसको बिल्कुल गलत साबित करता है। एक लड़की अगर गलत हो जाती है तो क्या सभी लड़कियां गलत होती हैं? मानते हैं हम, इसने बहुत ही गलत किया है, एक माँ का लाल छीना है और एक बहुत बुरा एग्जाम्पल सेट किया है। लेकिन उसी पर एक करारी चोट इस लड़की की है, जिस लड़की ने अपनी मेहनत और अपनी अपनी शिक्षा के दम पर एक बहुत बड़ी बात लोगों के सामने रखी है। लड़की का नाम दिव्या तंवर है। आप सभी भली भांति जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग जानते हैं कि इनका जो स्कूली एजुकेशन, जो इन्होंने पढ़ाई की है, अपने दम पर की है। लेकिन क्या सभी ये जानते हैं जिस तरीके से इसने मेहनत की है, वो एक बहुत ही बड़ा करारा थप्पड़ है उन बच्चों के मुंह पर जो बच्चे सुख सुविधा के अभाव की इंतजार करते हैं और सुख सुविधा को ब्लेम करते हैं कि हम कर जाते, हमारे पास कुछ नहीं था। ये लड़की जब 8वीं में होती है, पिता न रहने के बाद अपनी पढ़ाई करती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, 10वीं क्लास में पढ़ती है और 10वीं में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आती है। उसके बाद 12वीं क्लास नवोदय से करती है और अपनी पूरी स्कूली जो एजुकेशन है वो एक सरकारी संस्था से करती है। उसके बाद ये महेंद्रगढ़ के महिला कॉलेज में अपने ही दम पर एडमिशन लेती है और बीएससी की परीक्षा करती है। साथ ही साथ अब अपनी तैयारी कर लेती है, क्योंकि जब ये नवोदय की 12th क्लास में थी तो तब इनके स्कूल में एक आईपीएस ऑफिसर आए थे और जिस तरीके से उनका सम्मान किया गया, जिस तरीके से उनका बोलने का लहजा था, जिस तरीके से लोग उन्हें सल्यूट कर रहे थे, वो बात इस बच्ची के दिमाग पर छप जाती है। दिल से ये इस चीज के लिए मेहनत करती है और उसी दिन ठान लेती है कि मुझे एक आईएएस बनना है और चाहे कोई भी कंडीशन हो। और उसी दिन से ये अपनी मेहनत करने लग जाती है। जैसे ही इसकी 12th क्लास पास होती है, क्योंकि इसकी जो माँ थी वो तो सिर्फ सिलाई किया करती थी और लोगों के खेतों में काम कर, मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों का भरण पोषण करती हैं। लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी किताबों की ज़रूरत होती है, नेट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि आईएएस जैसी परीक्षा में पास होना, वो भी बिना कोचिंग के, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब ये लड़की 12वीं क्लास करने के बाद अपना कॉलेज में एडमिशन कराती है और उसके साथ साथ वो स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाती है और साथ में शाम के समय बच्चों को ट्यूशन देती है। उससे इसके कुछ फीस के पैसे जमा होते हैं, कुछ जो किताबें होती हैं उनका इंतज़ाम करती हैं
और बहुत अच्छे से अपनी मेहनत करती हैं। एक ही कमरा था, कमरे में एक बहन और एक भाई था और माँ थी। माँ सारा दिन मेहनत किया करती, सुबह शाम अपने घर के काम किया करती और बचे वक्त में सिलाई किया करती। जो इसके बहन भाई हैं वो भी पढ़ाई किया करते और जब उन्हें लगता कि हमारी बहन लगातार 10-10 घंटे बिना रुके पढ़ाई करती है, तो वो भी बिल्कुल अपनी बहन को परेशान नहीं किया करते और बाहर छत पर आकर अपने पढ़ाई किया करते या अपने जो भी उनके रेगुलर काम थे उन्हें किया करते हैं। लगातार मेहनत करने के बाद अब इनकी स्नातक स्नातक की जो डिग्री है वो इनके हाथ में आ जाती है और अब ये 2021 में 22 साल की उम्र में आईपीएस का एग्जाम देती हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये 438वीं रैंक से पास होती हैं और अपना आईपीएस में अपना स्थान ग्रहण करती हैं। बहुत अच्छे से तैयारी इन्होंने की और आईपीएस का स्थान इन्हें मिल जाता है। ये जो इन्होंने घर से पढ़ाई की थी उसके लिए इन्होंने एक कोचिंग सेंटर से भी जो इंटरव्यू होता है उसके लिए भी तैयारी की, जिससे कि ये हो सके कि ये पता लग सके कि किस तरीके से एक ही बार में इंटरव्यू क्रैक किया जाए। यहाँ तक का जो सफर था वो बहुत ही दर्द भरा, बहुत ही मेहनत भरा था। लोग कहते हैं ना कि योगी योगी हो या कोई भी हो उसे तपस्या करनी पड़ती है, उसी तरीके से इस बच्ची ने भी तपस्या की। इस बच्ची ने एक कमरे में रहकर, चाहे जून की गर्मी हो चाहे दिसंबर की सर्दी हो, ना ही तो कूलर का इंतजाम था, ना ही एसी का इंतजाम था और ना ही सर्दियों में गर्म हीटर जो होता है उसका इंतजाम था। सिर्फ एक पंखे के नीचे बैठकर इसने मेहनत से ऐसी तपस्या की कि इसने लगातार इतनी मेहनत की कि इसने एक ही बार में आईपीएस का एग्जाम क्रैक कर अपनी जगह बना ली थी। लेकिन ये बच्ची वहां पर भी नहीं रुकती हैं, अब लगातार मेहनत करती हैं और सन 2022 में ये दोबारा से अपनी परीक्षा देती हैं और उस यूपीएससी की परीक्षा में अब की बार 105वीं रैंक पाती हैं और 105वीं रैंक पर वो एक आईएएस चुनी जाती हैं। एक आईएएस चुनती हैं तो उनका सपना पूरा होता है और अब ये अपने संघर्षों से थोड़ी सी निजात पाती हैं, अपनी नौकरी को बहुत अच्छे से कर रही हैं। आज भी बहुत अच्छे से बहुत लोग इनका एग्जाम्पल देते हैं। इनको देखकर एक नई ऊर्जा हम सब के अंदर आती है और हम सभी को एक मोटिवेशन मिलता है, हमारे बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है कि वाकई में बेटी हो तो ऐसी हो, क्योंकि बेटी दो कुलों को रोशन करती है, एक अपने परिवार को और दूसरा जिस घर में वो शादी करके जाती है। यहाँ पर जो दिव्या तंवर हैं उन्होंने एक बहुत ही बड़ी मिसाल पेश की है हर बच्चे के लिए, हर महिला के लिए। क्योंकि महिला, अगर कोई एक महिला गलत कार्य कर देती है, अब से पहले एक एसडीएम थी मंजू, जिन्हें पढ़ाया गया था उनके पति के द्वारा, लेकिन उन्होंने अपने पति को ही धोखा दिया, अपने पति को छोड़कर किसी और से प्यार किया और उनकी सारी मेहनत को उन्होंने ठुकरा दिया था। उनका जब इशू उठा था तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे चर्चे हुए थे। लेकिन जो हमारे देश के लिए लड़कियां मेडल लेकर आती हैं, जो हमारे देश के लिए लड़कियां आईपीएस आईएएस जैसे एग्जाम्स को क्रैक करती हैं अपनी मेहनत और अपने कार्यशैली के साथ साथ, उनके लिए लोग इतना उछाल नहीं करते हैं। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये एक जानकारी, ज्यादातर जो मेरा चैनल है उस पर मैं धार्मिक कहानियां लेकर आती हूँ, लेकिन आज ये कहानी दिल को छू गई। वाकई में ऐसा लगा, क्योंकि जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, हर परिवार में बच्चे होते हैं, हर परिवार में बुजुर्ग होते हैं। बुजुर्ग अगर देखते हैं तो अपने बच्चों को ये चीज जरूर दिखाएं, क्योंकि बिना मेहनत के कोई भी चीज नहीं मिलती है और बिना संसाधनों के हमें चीजें मिल जाती हैं अगर हमारी मेहनत मजबूत होती है तो। पहले बुजुर्गों ने एक बात बताई थी, दो राजा होते हैं जो किस्मत का भरोसा कर कर बैठते हैं, किस्मत बिना मेहनत के कुछ नहीं देती। आज की जो एक कहानी में छोटी सी इसी के बीच में आपको बताना चाह रही हूँ। ये पहले दो राजा थे जिनके बीच में एक नदी का पानी बहा करता था और उनके राज्य में जो खेती होती थी वो उस पानी से ही हुआ करती थी। अब उनका दोनों का एक गुरु होते हैं, संत महात्मन होते हैं जो दिव्य दृष्टि रखते हैं और जो किस्मत को जान लेते हैं कि क्या तुम्हारे भाग्य में लिखा है, क्या तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है। तो दोनों राजा उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि ये नदी का पानी हमें चाहिए और दूसरा कहता है हमें चाहिए। तो दोनों में लड़ाई का एक माहौल बन जाता है और उस माहौल के चलते वो अपने गुरु के पास जाते हैं। गुरु जी से पूछते हैं कि हमें
लड़ाई करनी है और हमें इस नदी का पानी अपने खेतों के लिए, अपने राज्य के लिए चाहिए। अगर हम लड़ते हैं तो इसमें कौन जीतेगा, ये आप बताइए। तभी गुरुजी कहते हैं कि एक जो राजा होता है उनसे कहते हैं कि तुम जीतोगे, तुम्हारी किस्मत में जीत लिखी है। दूसरा जो राजा होता है उनसे कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत में हार लिखी है। वहां से दोनों गुरुजी को प्रणाम करके चले जाते हैं और जाकर अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। जिस राजा को बोला गया कि तुम्हारी किस्मत में जीत लिखी है, वो राजा उसी दिन से आराम फरमाने लगता है और उसी दिन से कहने लगता है कि मुझे तो वैसे ही जीत मिलेगी, तो मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है, और इसके साथ मैं युद्ध करूंगा और मैं जीत जाऊंगा। लेकिन वही जो दूसरा राजा था, जिसे ये बोला गया था गुरुजी के द्वारा कि तुम्हारी किस्मत में जीत नहीं लिखी है, तब वो कहता है कि मुझे जीत तो नहीं मिलनी, लेकिन मैं मेहनत जरूर करूंगा, मैं अपनी मेहनत के दम पर जरूर कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। और वो उसी दिन से युद्ध की जो रणनीति है उसमें अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देने लगते हैं, उसी दिन से युद्ध की रणनीति बनाने लगते हैं। लगातार ये माहौल 3 महीने तक चलता है और 3 महीने तक जीतने वाला राजा शांति से बैठा रहता है और जो हारने वाला राजा था वो अपनी मेहनत करता रहता है। अब वक्त आता है उस दिन का जब उन दोनों में युद्ध होता है। जब दोनों का युद्ध चलता है लगातार लगातार उस समय पर कई कई दिनों तक युद्ध चलते थे। 1 हफ्ता तक युद्ध चलता है और युद्ध में अंत में जीत उसकी होती है जिसके लिए जो गुरुजी थे, जो दिव्य दृष्टि रखते थे, जिन्होंने कहा था कि तुम हारोगे, वही राजा जीत जाता है। अब फिर से दोनों राजा गुरुजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, आपने तो दिव्य दृष्टि देखकर बताया था कि मैं जीतूंगा, दूसरा कहता है कि मैं हारूंगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हुआ। तभी जो गुरुजी कहते हैं वो सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मेहनत के बल पर हम किस्मत बदल सकते हैं, किस्मत के बल पर हम मेहनत को नहीं कर सकते। इस जो हारने वाला राजा था, इसने उसी दिन से मेहनत की और मेहनत के बल पर ये जीता है, क्योंकि किस्मत को अगर हम बदलना चाहें तो मेहनत जरूरी होती है और मेहनत के बल पर ये जीता है। किस्मत को हम कभी भी बदल सकते हैं। तो ऐसा ही जो एग्जाम्पल सेट किया है वो दिव्या तंवर ने किया है, क्योंकि मेहनत के बल पर इन्होंने अपनी किस्मत लिखी है। और बहुत से बच्चे होते हैं जिनके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं होती हैं, माता पिता को पूरा अभाव होता है कि हमारे बच्चे जरूर इस चीज को कर लेंगे, जरूर इस नौकरी को पा लेंगे, जरूर इस कामयाबी को पा लेंगे, लेकिन अंत में कुछ नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ये दोनों कहानियां हैं, ये प्रूव करती हैं कि हमें किसी भी हाल में मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी मेहनत को बाकायदा जारी रखना चाहिए। मेहनत न जाने कब हमारी किस्मत को पलटा दे, वो कोई भी नहीं बता सकता। चाहे दिव्य दृष्टि रखने वाले बाबा हैं, चाहे हमारे भाग्य में लिखा है, कोई भी चीज हो, हमें मेहनत तो जरूर करनी चाहिए। आज की कहानी मेहनत के लिए ही, लोग इससे एक्साइटेड हों, मेहनत करें, बच्चे अपने फ्यूचर में बहुत कामयाबी लाएं, बुजुर्ग अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, अपने बच्चों को मेहनत करने के लिए प्रेरित करें। बस इसीलिए मैं इस कहानी को लेकर आई हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी वीडियो मैं लेकर आती हूँ, मेरा बस यही उद्देश्य होता है कि आप लोगों के सामने सच्ची और अच्छी कहानियां लेकर आऊं, जिससे आप लोगों के जीवन में कुछ खुशी आए, कुछ उत्साह बढ़े। बस यही मेरी छोटी सी कोशिश है। अगर अच्छी लगी है तो लिखकर बताइएगा, साथ ही साथ अपने क्षेत्र का नाम जरूर लिखिएगा और अपना नाम जरूर लिखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आईडी पर कुछ और नाम होता है और आईडी चलाने वाले व्यक्ति का कुछ और नाम होता है। तो जब हम आप लोगों का नाम बोलते हैं वीडियो के अंत में, तो हम वो सही सही ले पाएं, इसीलिए अपना नाम भी जरूर लिखा करें। अब वक्त आता है उन लोगों का धन्यवाद करने का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से कमेंट लिखते हैं। आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जिनमें सबसे पहला नाम आता है विवेक, जो कि मथुरा अलीगढ़ से हैं, जो रेगुलर कमेंट करते हैं और बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। ये कहानी जो मैं लेकर आई हूँ, इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में अप्लाई जरूर कीजिएगा। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, मोटिवेशनल कमेंट होते हैं। आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार मेरे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत मोटिवेशनल कमेंट होते हैं। ऐसे ही अपना आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखें, जिससे कि मैं आगे बढ़ती रहूं। अगला नाम आता है सरयू बालाजी,
जो रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है आर नेगी जी, जो बहुत अच्छे कमेंट होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है पीएम यादव जी, पीएन यादव, जो बहुत अच्छी कमेंट करते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है श्रुति जी, श्रुति मित्तल हैं, बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, नई जुड़ी हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है कविता जैन जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर जी, जो रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, अंकल जी हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें अपना आशीर्वाद देते रहें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। जब आप बेटा कहकर कमेंट लिखते हो तो एक नई ऊर्जा हमें मिलती है। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है ममता नेगी जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है, और जो लोग रह गए हैं उनका अगली वीडियो में नाम जरूर ले लिया जाएगा। तब तक ऐसे ही प्यार से आगे बढ़ाते रहें और ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक जय हिंद, जय भारत।